So dear students, as discussed in the last lecture, हम यहीं से अपना नया ये वीडियो चालू कर रहे हैं एक्सियोम्स, तो प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बायस थ्योरम क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं। अगर हम बायस थ्योरम तो टच कर पाए तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। या हम ये करेंगे कि हम सिर्फ एक्सियोम्स लेंगे आज और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही देखेंगे, बायस थ्योरम और बायस थ्योरम के लिए बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, अब देखो ध्यान से, क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सियोम। तो प्रोबेबिलिटी एक्सियोम का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, दैट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सैंपल स्पेसेस की उसकी 1 होगी, 1 वैल्यू होगी, तो 1 के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मेड ऑफ 2 और मोर देन सैंपल इवेंट्स, ठीक है, इज सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। ये भी हम देख चुके हैं, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यानी इसको हम क्या देखेंगे कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, जरा ध्यान से देखना, ए और बी इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नॉर्मली वो सेट के तौर पे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ इवेंट्स ए एंड बी इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी और ए इंटरसेक्शन बी। द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम ये देख चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, जब हमने लास्ट पॉइंट या नोटेशंस देखे थे प्रोबेबिलिटी के, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। तो वहां पर भी ये हुआ था कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे कुछ काम का था ही नहीं। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की जो प्रोबेबिलिटी, उसमें ए इंटरसेक्शन बी, 3 इवेंट्स की बात करें जब हम, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो 0 हो जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब दो इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसको याद रखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए वो। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो 5, तो इसका मतलब एम्प्टी। तो इसका मतलब ये कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा के लिए 0 रहेगी। ठीक है, ये 5 है, मतलब एम्प्टी सेट। ठीक, अब नेक्स्ट, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए चाहिए बी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन द सिमिलर ये फार्मूली है हमारे हिसाब से। तो ये आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, चारों चीजें हमें बार बार लगने वाली हैं, ये चीजें हमेशा लगेंगी, जब तक हम ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे तब ये चीजें लगेंगी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और लास्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हम देख चुके हैं, और उसमें ये भी देखा कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो ये 0 होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ये भी देख चुके हैं। यानी अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सियम्स प्रोबेबिलिटी के उसके प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स क्या कहते हैं, अब ध्यान से देखना। पहला प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और अ स्पेड और बोथ फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। यानी अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखना। अब आपको क्या चाहिए, उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, उसके हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक। अब आपको एक कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कार्ड दिया हुआ है, कितने कार्ड होते हैं उसमें, कार्ड का सेट है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब 52 कार्ड्स होते हैं, तब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि उसमें से कि या तो एस निकले नहीं तो स्पेड निकले, ठीक है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, या तो एस निकले नहीं तो स्पेड निकले। अब एस टोटल अवेलेबल कितने हैं, 4। स्पेड कितने अवेलेबल है, 13। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई एक पत्ता निकालें, ठीक है, तो वो पत्ता होना चाहिए कौन सा, एस होगा, नहीं तो वो स्पेड होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपके पास सैंपल स्पेस कितना है, आपके पास सैंपल स्पेस है 52 कार्ड्स, यानी पूरे कार्ड्स कितने, 52। ये बात याद रखो। उसमें से क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इक्का निकालो। तो वो इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्के की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल इवेंट्स 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट, इसका मतलब 52। यानी इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 4 डिवाइडेड बाय 52। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस, तो एस कितने हैं, 4। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। उसमें से 4 यानी 4 डिवाइडेड बाय 52। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है वो कि स्पेड निकले तो क्या, तो ऐसे स्पेड कितने अवेलेबल है, 13 आउट ऑफ 52। फिर से इसका मतलब इसका आंसर आया 13 डिवाइडेड बाय 52। अब ध्यान से ये देखना कि इसमें रैंडमली 2 इवेंट चल रही है, एक इक्के के लिए इवेंट चल रही है, दूसरी स्पेड के लिए इवेंट चल रही है। तब सपोज ए इज द इवेंट विच इज फॉर द एस, सपोज बी इज द इवेंट विच इज फॉर द स्पेड। तो मतलब क्या निकलता है उसका, इक्के के लिए निकली है, इसका मतलब क्या निकालू मैं, let A be the event which is happening for the drawing a space for drawing an ace from the card of 52, therefore which is equal to 4 divided by 52। आंसर जो भी आएगा वो 52 ही रहने दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आसान जाएगा। नेक्स्ट, the probability of drawing a card of a spade is equal to 13 divided by 52। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, या तो ये चाहिए नहीं तो वो चाहिए। तो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला मतलब प्रोबेबिलिटी, पीछे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ए भी चाहिए, बी भी चाहिए एंड ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एंड ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एंड एस ऑफ स्पेड। ये बात ध्यान से देखना, यानी आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या चाहिए,
मतलब वो स्पेड चाहिए और वो एस भी चाहिए। तो एस में, स्पेड में एस कितना है, एक ही है। यानी स्पिक के पत्तों में इक्का कौन सा है, तो एक ही है ना, वो ऑप्शन एक ही मिलेगा। तब वो स्पिक का ही एक का निकला, तो वो एस भी है और स्पेड भी है, दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, स्पेड कितने हैं, चार। एक है स्पिक का, एक है क्लब का, एक है हार्ट का, एक है डायमंड का। मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, स्पिक वाले को स्पेड वाले को राउंड करना है। दूसरा 30 कार्ड से स्पेड के, उसमें का एक इक्का है, एस है। अब कहने का मतलब ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इक्का निकले, तो 4 डिवाइडेड बाय 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो स्पेड निकले, तो 32 डिवाइडेड बाय 52। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इक्का भी हो और स्पेड भी हो। यानी इक्का होगा तो इन चारों में से एक होगा, स्पेड होगा तो इस 13 में से एक होगा। और अगर वो 13 में से एक होगा और वो भी इक्का होगा तो 13 में से ही होगा। यानी अल्टीमेटली फिर मैं सैंपल स्पेस 13 लूं क्या, ना, सैंपल स्पेस 52 ही रहेगा। क्योंकि बच्चों आप अल्टीमेटली किस में से उठा रहे हो, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठा रहे हो। यानी अब इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। Probability of drawing an ace of spade is equal to 1 divided by 52, called as A intersection B, probability of A intersection B. सो इन सबको कलेक्ट करें तो फार्मूला में पुटअप करें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुटअप करोगे तो सबका सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी होगा वो करोगे तो आंसर होगा 4/13। अंडरस्टूड, 4/13। So this is the final answer. Next, an urn contains 8 white, 6 red balls. Find the probability of drawing 2 balls of the same color. ठीक है, find the probability of drawing 2 balls of same color. Total balls कितने हैं, 8 और 6 14। Next, 2 balls out of 14 can be drawn. कितने रास्ते हैं आपके सामने 2 balls ड्रॉन करने के, 14C2। समझे ना, दो ही बॉल ड्रॉ करने हैं आपको, 14C2 रास्ते हैं आपके पास, यानी ये सैंपल स्पेस हुआ आपका। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, 2 बॉल्स फ्रॉम 8, यानी सेम कलर के बॉल ड्रॉ करने के लिए कहा है आपको। यानी आपको वो चेक करना पड़ेगा कि सेम कलर के बॉल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला ये कैसा कि वो या तो ग्रीन होंगे, ग्रीन ही है ना शायद से, मैं गलत ना हूं तो, हाँ व्हाइट बॉल होंगे, नहीं तो रेड बॉल होंगी। तो अगर 8 व्हाइट में से 2 निकाले तो 8C2 वेज होंगी। यानी 8C2 डिवाइडेड बाय 14C2 सैंपल स्पेस। और अगर 6 रेड बॉल्स में से निकालोगे तो 6C2 डिवाइडेड बाय 14C2, ये भी सैंपल स्पेस। सो अब ये प्रॉब्लम हम, एक मैं सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा आपको, तो दूसरा प्रॉब्लम अब आपको सॉल्व करना है। सैंपल प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि मैं 8C2 बताऊंगा आपको कैसा आता है, तो दूसरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर 8C2। द फार्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब 8C2 मतलब 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n minus r, what is the value of r, 2, what is the value of n, 8, 8 minus 2 मतलब कितना, 6 फैक्टोरियल। दूसरा, what is value of r फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। चलो, तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर की भी बाद में सोचेंगे इसके ऊपर। 8 फैक्टोरियल हो गए डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू
6 factorial divided by 6 factorial 2 factorial. 6 factorial will get cancel. 2 factorial मतलब 2. अब ये 2 मतलब 2 हो गया कैंसिल किसके साथ? 8 के साथ. सॉरी, एक मिनट, उसको मैं जरा सा, हाँ, ये 4. 2 फैक्टोरियल हो गया किसके साथ? 4 के साथ. 8 के साथ कैंसिल, तो 4 आ गया. 4 इंटू 2 7. कितना आ गया? आ गया 28. अंडरस्टूड? अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया. मैंने क्या है, फार्मूला लिखा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल. n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 8 में से 2 गए, वो हो गया 6 फैक्टोरियल. आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल. फिर मैंने 8 फैक्टोरियल लिखा, उसमें से 8 इंटू 7 ही लिखा. बाद में वो 6 फैक्टोरियल था, तो मैंने 6 फैक्टोरियल के लिए 6 फैक्टोरियल लिखा. 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल विल कैंसिल ईच अदर. बचा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2. उन दोनों का डिवीजन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद आंसर आया 28. ये हो गया क्लियर, 28. नेक्स्ट, अब मैं 14C2 बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना. 14C2 फॉर्मूला वही, 14 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2. 14 माइनस 2, 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का 2. ये 12 फैक्टोरियल और वो 12 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल. यहाँ पर आ गया 7 और 13 इंटू 7 91. अंडरस्टूड? अब ऑन द सिमिलर बेसिस ध्यान से देखना, 2 व्हाइट बॉल निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 4C2 डिवाइडेड बाय 14C2, यानी आंसर आया 28/91. अगर 2 रेड बॉल्स निकालेंगे तो आंसर आएगा 51/91. ठीक है. और वो कौन सी इवेंट्स है? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. मतलब क्या? रेड बॉल निकलेंगे तो रेड ही बॉल निकलेंगे, और व्हाइट बॉल निकलेंगे तो व्हाइट ही बॉल निकलेंगे. इसका मतलब इंटरसेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 28/91 प्लस 15/91. टोटल आंसर हुआ 43/91. ठीक है. अब ध्यान से देखना, 3 machines 1 2 3 manufactures respectively 0.4 0.5 and 0.1 of total production. यानी वो 0.4% जो भी प्रोडक्शन है वो. The percentage of defective items produced by machine 1, 2 and 3 is 2, 4 and 1% respectively. इसका मतलब एक मशीन नंबर 1 2% डिफेक्टिव आइटम देती है, मशीन नंबर 2 4% डिफेक्टिव आइटम देती है, और मशीन नंबर 3 1% डिफेक्टिव आइटम देती है. इफ एन आइटम इज चोजन एट रैंडम, यानी हम कोई भी एक जनरल आइटम चूज करें, ठीक है, जिसमें तीनों के प्रोडक्शन हो, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो आइटम डिफेक्टिव हो. अब ध्यान से सुनना क्या होगा. अब एक कंपनी 3 टाइप के साबुन प्रोड्यूस करती है. साबुन नंबर ए, साबुन नंबर बी, साबुन नंबर सी. और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देखें तो 0.4, 0.5 एंड 0.1. अब उन 3 साबुनों में से डिफेक्टिव साबुन निकलने के चांसेस 2, 4 एंड 1% रिस्पेक्टिवली. ठीक है. अब विषय ऐसा है हमारे सामने कि जो साबुन हम उठाएंगे टोटल प्रोडक्शन में से, वो डिफेक्टिव हो इसकी गारंटी क्या. अब इसमें यह है कि अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो कौन सा मशीन का होगा. साबुन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा, यानी मशीन नंबर 1 का होगा, बी का, 2 का होगा या 3 का होगा. ये भी हमें देखना पड़ेगा. तो याद है, ध्यान से देखना. सॉल्यूशन, द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1. अब टोटल प्रोडक्शन में से डिफेक्टिव देखने. अंडरस्टूड? यानी टोटल प्रोडक्शन 0.4, उसमें से 2% मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100. ये बात याद रखो.
यानी टोटल प्रोडक्शन में से अगर मैं उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, और आंसर है 0.8 डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 0.4 0.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। 0.5 कहाँ से, 0.5 4% डिवाइडेड बाय 100, यानी आंसर मिला 2/100। वैसे ही तीसरे का आंसर मिला 0.1/100। अब ये क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम टू बी चोजन इज डिफेक्टिव। समझे, अब वो डिफेक्टिव आइटम है, डन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो वो ए का होगा, या तो वो बी का होगा, या तो वो सी का होगा। इसका मतलब ए का होगा तो 8/100, बी का होगा तो 2/100 और सी का होगा तो 1/100। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों इवेंट है, इंटरसेक्शन वाला जीरो क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपने ए वाला साबुन उठाया तो रैंडमली वो ए का ही होगा, नेचुरली वो ए का होगा, उसमें बी साबुन का टाइप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बात याद रखो, अंडरस्टूड, ठीक है। इसीलिए फाइनल आंसर क्या मिला, 0.2029 फाइनल आंसर, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले थे वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब द टू इवेंट्स, ये जरा ध्यान से देखना ये क्या है, डेफिनेशन ध्यान से सुन लेना। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ happening or failure of one does not affect the happening or failure of another, otherwise the events are said to be dependent। यानी एक दूसरे का अगर सक्सेस मिला तो दूसरे के सक्सेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में क्रिकेट मैच में कौन जीता, ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर मैं और डिटेल बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के जो वहां का लोकल टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, वहां पर कौन जीता कौन हारा, इसके ऊपर इंडिया का कोई, इंडिया के टूर्नामेंट पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, लोकल टूर्नामेंट पर। इन दिस केस वहां पर जो इवेंट होने वाली है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे है कि अगर वो लोकल टूर्नामेंट अगर अनफॉर्चुनेटली आईपीएल जैसी हो तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, इंडिया के भी कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, अंडरस्टूड। तो ये डिपेंडेंट इवेंट होगी, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखना, तो डिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या है, फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी द सिंबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय, इसको कहते हैं, तो वो डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी when A is already occurred. This is called as conditional probability and it is read as, क्या कहते हैं इसको, इसको कहा जाता है probability of B given A। ध्यान से सुनना, probability of B given A। अब इसी केस में एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है। अब वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसा होगा, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऐसा होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ध्यान से देखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोबेबिलिटी ए and after A has happened the probability of the event B is happening as another trial probability, conditional probability B given A, then the probability of both events A and B are given as a result of two trials is probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B by। इसको मैं कैसे समझाऊं, ध्यान से सुनना, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। पिताजी आपके लिए स्वीट लेके आए, आप भाई और बहन हो एग्जाम्पल के तौर पे, या दो भाई हो, वॉट एवर इट मे बी, पिताजी आपके लिए स्वीट लेके आए। फॉर्चुनेटली आप घर पे थे, आपका भाई नहीं था, तो पहला कौन उसके ऊपर ताबा जमाएगा, कौन कहेगा कि ये मेरा है, आप कहोगे,
दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो बचा है, समझ में आ रहा है ना, जो बचा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय। यानी जो स्वीट आपके लिए, आपके घर के लिए लाया गया था, एक ने पहले खा लिया, दूसरे ने बाद में खाया, तो जो बचा है उसी में से खाया ना, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि probability of b divided by a denotes the probability of occurrence of b when a is already occurred। when a is already occurred इसका मतलब क्या, आप पहले ही खा चुके हो, जो बचा है उसमें से ही दूसरे को खाना पड़ेगा, और तो ही माँ पिताजी खा सकेंगे। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी कहते हैं उसको, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय। अंडरस्टूड, ठीक है। और अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड बी बाय ए का कोई सवाल ही नहीं उठता। पिताजी ने करते हुए, अगली बार पिताजी ने सेंसिबल काम किया, झगड़े हो गए कि मैंने खाया इसने नहीं खाया, इसने ज्यादा खाया मैंने कम खाया, फला 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 चीजें हो गई, पिताजी सयाने बन गए। पिताजी ने स्वीट देते हुए दुकानदार को कह दिया, भाई दो एक काम करना, दो अलग अलग पैक करना, एक इस गधे को और एक इस गधे को, यानी विषय ही खत्म हो गया हमारा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट लाए हैं। क्लियर। अब एग्जांपल्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना, ठीक। Two cards are drawn in succession from a pack of 52 cards. Find the chance that the first is a king and the second is a queen if the first card is replaced and not replaced। ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि दो कार्ड तो निकालने हैं एक के बाद एक, किसमें से, 52 कार्ड्स में से, और कि पहला क्या निकले, किंग निकले, और दूसरा क्या निकले, क्वीन निकले। लेकिन उसमें भी दो कंडीशंस, उसमें भी पहली कंडीशन क्या कह रही कि इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब कि भाई पहला निकाल लिया, ठीक है, अगर किंग निकला तो ठीक, ना निकला तो वापस डाल दिया, डन। दूसरा नॉट रिप्लेस्ड, इसका मतलब ये कि अगर वो किंग निकला तो हमें आगे वाला सैंपल स्पेस 52 कार्ड का नहीं, 51 कार्ड का लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो ये बात याद रखना। तो ध्यान से देखना, हम रिप्लेस्ड की बात करेंगे, बाद में नॉट रिप्लेस्ड की देखेंगे, ठीक। चलो, तो रिप्लेस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग कार्ड। अब किंग मतलब क्या, किंग कितने हैं, कितने राजा हैं, चार, आउट ऑफ कितने, 52, यानी 4 डिवाइडेड बाय 52, आंसर 1/13। अब वो कार्ड फिर से रिप्लेस कर दिया, समझे ना, कार्ड रिप्लेस कर दिया तो वापस 52 के 52 बन गए। अब क्वीन निकलने के चांसेस कितने होंगे, क्वीन निकलने के चांसेस भी 4/52 यानी 1/13, ठीक है। अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वो कार्ड रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब ये कि वापस 52 कार्ड्स बन गए। इसका मतलब ये कि किंग की प्रोबेबिलिटी अलग बन गई और क्वीन की प्रोबेबिलिटी अलग बन गई, या दोनों इवेंट्स अलग अलग बन गए, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गए। तो कहने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी जो ये कि इंडिपेंडेंट हो गए पूरी, यानी इसका कुछ लेना देना नहीं है, एक दूसरे के साथ इन दोनों को कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/13, 1/13, 1/169। आंसर क्लियर कट। दूसरे में बड़ा प्रॉब्लम, दूसरे भी इंडिपेंडेंट बनेंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा कि सैंपल स्पेस पर फर्क पड़ेगा। पहले के लिए तो क्लियर कट 1/13 किंग निकालना, लेकिन अब वो कार्ड रिप्लेस नहीं किया, अब वो कार्ड वापस छोड़ा नहीं। इसका मतलब अब आगे की सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की सैंपल स्पेस 4/52 नहीं, वो होगी 4/51, यानी वो 4/51 होने के कारण अब ये भी इवेंट इंडिपेंडेंट है। क्यों, इसका सैंपल स्पेस कम है, फर्क क्या पड़ा, लेकिन एक इवेंट तो हो गई ना। तो इसका मतलब अब हम जो करेंगे तो फार्मूला इसके लिए क्या होगा, 1/13, 4/51, 4 डिवाइडेड बाय 663, ये इसका आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट,
The probability that machine A will perform an usual function is 5 in 5 years time is 1 by 4, while the probability that machine will still be operating usually at the end of same period is 1 by 3. Find the probability in the following cases that in 5 years time, यानी 5 ईयर का टाइम तो क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. बोथ मशीन विल बी परफॉर्मिंग एज यूजुअल, नीदर विल बी ऑपरेटिंग, दोनों में से एक भी काम नहीं करेगा. ओनली मशीन बी काम करेगी और एटलीस्ट वन मशीन काम करेगी. ठीक है, पहले की प्रोबेबिलिटी 1 by 4, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 by 3. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑपरेटिंग यूजुअली 1 by 4 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑपरेटिंग यूजुअली 1 by 3 दिया हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट ऑपरेटिंग यूजुअली, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू है, तो क्यू ऑफ इट इक्वल टू 1 माइनस 1 by 4 माइनस 1 by 4. अब ये 3 by 4 कहां से आया? अब ये 3 by 4 कहां से? बड़ा आसान है माय डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअली इज इक्वल टू है, अनफॉर्चुनेटली वो एक इक्वल टू मिस हो गया था, तो आप जैसे बहुत से बच्चे परेशान हो जाएंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो अब देखो मैच हुआ क्या, 1 माइनस 1 by 4, आंसर 3 by 4 मैच हुआ. अब सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी की है, काम करेगी 1 by 3, काम नहीं करेगी 1 माइनस 1 by 3, तो आंसर मिला 2 by 3. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ ऑपरेट यूजुअली, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, दोनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, 1 by 4 है 1 by 3 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, डन. अब क्या कह रहा है, नीदर विल बी ऑपरेटिंग, यानी दोनों में से एक भी काम नहीं करेगी, तो जो काम ना करने वाली प्रोबेबिलिटी है वो कंसीडर करो, यानी 3 by 4 एंड 2 by 3, आंसर 1 by 2. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ओनली बी विल बी ऑपरेटिंग, इसका मतलब बी काम कर रही है, इसका मतलब ए काम नहीं कर रही है, इसका मतलब बी काम कर रही है तो 1 by 3, ए काम नहीं कर रही है तो 3 by 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, यानी आंसर 1 by 4. नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द मशीन इज ऑपरेटिंग, यानी ए भी ऑपरेट कर रहा है और बी भी ऑपरेट कर रहा है, दोनों में से कोई एक ऑपरेट कर रहा है. अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ऑपरेट कर, दोनों ऑपरेट कर रहे हैं मतलब 1 प्रोबेबिलिटी, और दोनों में से एक ऑपरेट कर रही है, कोई भी एक, मतलब तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ना ऑपरेट करे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑपरेट ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 by 2. नन ऑफ देम ऑपरेट्स 1 by 2. क्यों 1 by 2? नन ऑफ देम ऑपरेट्स करेंगे तो ये आया है ना आंसर, नन ऑफ देम ऑपरेट्स, नीदर विल बी ऑपरेटिंग, क्या आया आंसर 1 by 2. तो व्हाट इज द आंसर, एक दोनों काम करे माइनस दोनों में से एक भी काम ना करे, दोनों काम करे तो प्रोबेबिलिटी 1, दोनों में से एक भी काम ना करे तो प्रोबेबिलिटी 1 by 2, सब्ट्रैक्शन करोगे तो फाइनल आंसर 1 by 2. ठीक है, बड़ा आसान है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से देखना. ठीक, नेक्स्ट, an urn contains 2 white balls and 4 black balls. Another urn contains 5 white balls and 7 black balls. एक का बॉल दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एंड फिर बी में से एक बॉल उठाए. समझे ना क्या किया, एक बॉल 2 व्हाइट है 4 ब्लैक है, दूसरे इसमें 5 व्हाइट है 7 ब्लैक है, ए का बॉल ए में से बी में ट्रांसफर किया एंड देन बी में से एक बॉल उठाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट. ठीक है, बड़ा आसान है. अर्न ए कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, यानी टोटल मिला के 6. अर्न बी कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, टोटल मिला के 12.
अब उसमें दो केसेस आ जाएंगे जब हम बॉल ट्रांसफर करेंगे। तो वो ट्रांसफर करेंगे तो एक तो वो व्हाइट बॉल हो सकता है, नहीं तो वो कौन सा बॉल हो सकता है, ध्यान से देखना। एक तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करेंगे और फिर वो व्हाइट बॉल निकले। नेक्स्ट एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करेंगे और फिर वो व्हाइट बॉल निकले। ये दो केसेस, ठीक है। तो हम पहली केसेस कंसिडर करते हैं कि हमने एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया ए से बी में और फिर पिकअप यानी फिर बॉल निकालना चालू कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर व्हाइट बॉल इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कितने बॉल है व्हाइट, दो, तो टोटल सैंपल स्पेस आ गया 6। तो 6 में से दो ट्रांसफर में से दोनों में से कोई एक ट्रांसफर होगा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/3। दोनों में से कोई एक भी ट्रांसफर हो सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स दो, टोटल आउटकम 6, यानी फाइनल आंसर 1/3। अंडरस्टूड। अब वो 1/3 आ गया प्रोबेबिलिटी। अब वो उधर चला गया एंड ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी। लेकिन अब फंडामेंटली क्या हो गया, फंडामेंटली इसके पास 12 नहीं, एक बॉल बढ़ने की वजह से कितना बॉल हो गए, 13 बॉल हो गए, 12 नहीं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग अ व्हाइट बॉल 1/3 इनटू देन पिकिंग अ व्हाइट बॉल, यानी वो व्हाइट बॉल अब 6 बन गए ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 30, तो फाइनल आंसर हो गया 2/30। क्लियर हो गया। यानी व्हाइट बॉल तो पिकअप करने की 1/3 हो गई, उसमें कोई शक नहीं। और ड्राइंग अ व्हाइट बॉल तो उसमें एक एक नंबर बढ़ गया, 5 से 6 हो गए और 12 से 13 हो गए। अब व्हेन अ ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गया, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी एक बॉल जा सकता है, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स 4, नंबर ऑफ आउटकम्स 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 यानी 2/3। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, 2/3। अब उसमें से वो 2/3 शिफ्ट होने के बाद अब उसमें से एक व्हाइट बॉल लेना है। अब वो व्हाइट बॉल लेने के लिए सिर्फ नीचे का नंबर बढ़ेगा, व्हाइट बॉल का काउंट नहीं बढ़ेगा, यानी 2/3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13, तो फाइनल आंसर 10 डिवाइडेड बाय 39। अब देखो, पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/13, दूसरे की प्रोबेबिलिटी आ रही है 10/39। अब ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन गए हैं। अब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दोनों इवेंट्स की काउंट करें, तो फाइनल आंसर आ गया 16/39। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, अंडरस्टूड। इसको अब आपको ट्राई करना है, ठीक। एक प्रॉब्लम आपके सामने प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ और यहीं पर मैं रुक रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट क्लास में हम बायस थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो में हम बायस थ्योरम देखेंगे।